સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન. सपने सपने वो सच नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वही सच होते हैं जो आपका सोना छोड़ देते हैं. हेलो दोस्तों, मैं हूँ हर्ष और मैं हूँ कमलेश. हम दोनों IIM अहमदाबाद के स्टूडेंट हैं और ओडिशा इनिशिएटिव जिसकी आपको जानकारी है, हम उसी से जुड़े हुए हैं. तो आइए मैं ले चलता हूँ आपको अपने दो एक्सपर्ट के पास. हमारे पास दो अचीवर्स हैं. पहले हैं राहुल लूनावत, जिन्होंने बीकॉम किया है हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से. और हमारे दूसरे अचीवर हैं अर्पित इनानी, जिन्होंने BA इकोनॉमिक्स किया है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से. IIM अहमदाबाद में आने से पहले भी इनकी कई उपलब्धियाँ रही हैं. तो आइए जानते हैं राहुल लूनावत से. हेलो, मैं राहुल लूनावत, मैं बीकानेर से बिलोंग करता हूँ. मैंने अपनी स्कूलिंग बीकानेर से की है. फिर आफ्टर 12th मैंने अपने बीकॉम ऑनर्स ग्रेजुएशन हंसराज कॉलेज से की. उसके बाद मैंने वहाँ से अपने कैट के एंट्रेंस के थ्रू IIMA में एडमिशन लिया और अभी MBA कर रहा हूँ वहाँ पर. तो राहुल, मैं आपको ले चलता हूँ जब आप 10th क्लास में थे. कॉमर्स ही क्यों? आपने कॉमर्स ही क्यों चुनी? क्या चल रहा था आपके दिमाग में उसमें? मेरे दिमाग में मैं एकदम क्लियर था मुझे कॉमर्स लेनी है. बट जब मेरा 10th का रिज़ल्ट आया तब मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे दोस्त सब मुझे कह रहे थे तू पढ़ने में अच्छा है, यू शुड टेक साइंस. बट मुझे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता थी, तो मुझे अपना क्लियर था मुझे कॉमर्स लेना है, क्योंकि मेरा कुछ ऑब्जेक्टिव थे, गोल थे, जो मुझे लगा कॉमर्स के थ्रू मैं अच्छी तरीके से कर पाऊँगा. इसलिए मैंने अपने +2 में कॉमर्स चूज़ किया. तो आप 95% आपकी 12th में थी, उसके साथ आपको आपको हंसराज कॉलेज में एडमिशन मिल गया. तो जब मैं +2 में ज्वाइन किया मैंने, मुझे अपनी स्ट्रेंथ पता थी. कॉमर्स मेरे फर्स्ट ईयर में आपके कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे, कुछ आप बता सकते हैं उनके बारे में कि आपने क्या सोचा? आपको कॉमर्स फील्ड में क्या क्या एवेन्यूज़ हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या एक्सप्लोर करना है आपने? फर्स्ट ईयर में आपका लॉन्ग टर्म गोल होगा, कुछ अगर आप उसके बारे में बताएं तो. हाँ, तो जब मैं क्लास 12th में रिज़ल्ट आया मेरा, मैं 95% थे, तो मुझे थोड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज अंडरग्रेड कॉलेज में एडमिशन मुझे मिल जाएगा. तो इसलिए मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ जो जिनके भी अच्छे स्कोर थे उनके साथ मिलकर हम लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, एप्लीकेशन दी. इसके अलावा मैंने अपने बैकअप के लिए, क्योंकि मुझे अंडरग्रेड अच्छी कॉलेज से करनी थी, तो मैंने बैकअप के लिए सिम्बॉयसिस में अंडरग्रेड कोर्सेज़ के लिए अप्लाई किया. देन और अदर कुछ कॉलेज में भी अंडरग्रेड कोर्सेज़ के लिए अप्लाई किया. बट फिर मेरा हंसराज कॉलेज में 95% में कट ऑफ आ गई थी, तो मेरा वहाँ पर हो गया. तो मैं हंसराज कॉलेज में एडमिशन लिया. तो फर्स्ट ईयर एज़ यूजुअली थोड़ी मस्ती थी, मज़े थे. बट आगे लॉन्ग टर्म के लिए मुझे उस टाइम फर्स्ट ईयर में होता है सब कुछ जानकारी ले. अभी हम कॉमर्स स्टूडेंट्स को मोस्टली यही रहता है कि हमारे पास फ्यूचर ऑप्शंस या तो CA या CS है. बट हम लोग ये नहीं जानते कि कॉमर्स में CA और CS के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पर हम बहुत एक्सेल कर सकते हैं. ऐसे ही फर्स्ट ईयर में आने के बाद मैंने अपने दोस्तों से, अपने सीनियर से, अपने कॉलेज प्रोफेसरों के साथ बात की, उनसे जानकारियाँ ली. और जो आज का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है इंटरनेट, वहाँ से हमने बहुत इन्फॉर्मेशन सर्च की, इंक्वायरी की उसके बारे में, क्या क्या आगे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है हमारे पास, इसकी हमने जानकारी ली. तो दोस्तों से, प्रोफेसर से हमें बहुत ऐसी कोर्सेज़ या ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज़ के बारे में पता चला जो बहुत लोगों को पता नहीं है. इवन मेट्रो सिटीज़ में भी लोगों को इस कोर्सेज़ के बारे में पता नहीं है. तो इस चीज़ के लिए मैं बताना चाहूँगा लोगों को कि कॉमर्स में CA और CS एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं है. इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं और आप इसमें एक्सेल कर सकते हैं. जैसे कि मैं जब फर्स्ट ईयर में मैं अपनी इंक्वायरी कर रहा था, लोगों से बातें कर रहा था, तो मुझे पता चला एक CFA कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है जो US बेस्ड है. वहाँ इस कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो जिनका इंटरेस्ट है मार्केट्स में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, उनका जिनका इंटरेस्ट है, वो CFA उनके लिए बहुत यूज़फुल है. वो CFA अपने फाइनल ईयर के ग्रेजुएशन के टाइम पहला लेवल दे सकते हैं. उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा. उनके CV में एडिंग्स होगा, क्योंकि उन्होंने BCom के साथ एक CFA लेवल बोल के कोर्स कर रखा है, जो उनके फ्यूचर मार्केट्स कोर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा. इसके अलावा CFA के अलावा लोग CA भी बहुत करते हैं, हमेशा करते थे और कर भी रहे हैं अभी भी. और CS बहुत एडिंग्स हैं, CS भी लोग कर रहे हैं. CA, CFA, CS इनके अलावा भी बहुत कोर्स हैं, जैसे एक्चुअल साइंस. लोगों को कॉमर्स से रिलेटेड भी है, मैथ जिनको इंटरेस्ट है, एक्चुअल साइंस उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद कोर्स है.
मैं आगे एमकॉम भी कर सकता हूँ इसी फील्ड में? हाँ, वो भी एक ऑप्शन आफ्टर ग्रेजुएशन आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एमकॉम कर सकते हैं। इसलिए कॉमर्स में ऐसा नहीं है कि सी एस या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ऑप्शन है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहिए, और भी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे कोर्सेज जो इंडिया में अभी इतने नहीं हैं बट वर्ल्ड में बहुत चीज़ें हैं। तो जैसे कि आपने बताया ये CS एग्ज़ाम्स हो गए, तो एक आम बच्चे के मन में एक दुविधा रहती है कि वो हिंदी मीडियम का है या गुजराती मीडियम का है, वो ये सब नहीं कर पाता। वो सोचता है कि ये सब CA हो गया, CS हो गया, सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए हैं। तो इस बारे में आपके क्या राय है? हाँ, ये मैंने सुना है, ये बहुत लोगों के, बहुत स्टूडेंट्स के जो हिंदी मीडियम से उनसे मिसकंसेप्शन है हिंदी बहुत या बड़ा। गुजराती मीडियम? हाँ, इवन स्टेट मीडियम जो भी उनकी वर्नाकुलर मीडियम है, उनका बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ये हिंदी है या उनकी लोकल लैंग्वेज में है तो इसलिए वो ये कोर्स नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अगर आप एक बार इनरोल करेंगे, एक बार इस फील्ड में जानेंगे, उसको बातें करेंगे लोगों से, तो आपको पता चलेगा हिंदी आपको आती है, वर्नाकुलर मीडियम आता है, बट ये आपको एक रोक नहीं सकता आपको इस कोर्स करने के लिए। अगर आप जाएंगे अंदर तो आपको पता चलेगा हिंदी या आपकी वर्नाकुलर मीडियम जो भी है उससे आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, बट ऐसा नहीं है कि आपको उस कोर्स करने के लिए रोक रही है वो। आप अगर ऑल्दो ठीक है पेपर इंग्लिश मीडियम मोड में होते हैं, इंग्लिश मीडियम में होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम से तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर थोड़ी मेहनत ज़रूर लगेगी, बट आपको अगर नॉलेज सीखनी है, स्किल सीखनी है इसके थ्रू, तो ये वर्नाकुलर मीडियम या आपका हिंदी मीडियम कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। तो राहुल, जब आप फर्स्ट ईयर में थे, आपने पढ़ाई तो करी साथ साथ बीकॉम फर्स्ट ईयर की, उसके साथ साथ आपने बाकी एवेन्यूज़ भी देखे कि आगे क्या क्या ऑप्शन है। CA ऑप्शन आपने बताया, CS ऑप्शन आपने बताया, और बाकी आपने फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल वो बताया। उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि कहाँ जाके मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए, CFA फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल की कुछ वेबसाइट अगर आप बता सके तो मैं दर्शकों को। हाँ, तो CFA की इन्फॉर्मेशन एक तो आप अपने कुछ दोस्तों से या जो आपके जान पहचान के हैं जिन्होंने CFA कर रखा है उनसे आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है इंटरनेट में आप CFA की साइट है cfa.org, वहाँ जाके आप सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। उसकी कितनी फ़ीस है, कितने लेवल है, क्या सिलेबस है, कब देना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी मटेरियल के लिए स्टडी मटेरियल आपको CFA इंस्टीट्यूट खुद प्रोवाइड करती है। उसके अलावा ऑल ओवर इंडिया सोएजर नेट्स चलते हैं। सोएजर नोट्स में आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको बेसिक क्या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है, सब उस नोट से मिल जाएंगे। मतलब आपका कहना है इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं? कमी नहीं है। ये तो आपने बताया लॉन्ग टर्म गोल के बारे में। अगर कोई बच्चा शॉर्ट टर्म गोल को सोचे, लाइक उसने फर्स्ट ईयर कॉमर्स उसका कंप्लीट हो चुका है, वो चाहता है कि वो समर इंटर्नशिप करे, कुछ जाने इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, जो उसने सीखा है आज तक वो कहीं वो अप्लाई कर सकता है नहीं, उस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, कि आप जब अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो कि हाँ ऐसा होता है, आइडियल सिचुएशन ये होती है या वो होती है, बट एट द सेम टाइम आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत है, क्योंकि प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल थोड़ा डिफरेंट होता है। अपने इंडिया में बीकॉम के लिए बेसिकली इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड है। अगर आप अपने इंडी कॉलेज के थ्रू तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है, आप अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट के थ्रू इंटर्नशिप कर सकते हो। तो कॉलेज के लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बट इवन देयर आर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं जहाँ बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट करवाते हैं अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स स्पेसिफिक के लिए। जैसे RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हर साल एक RBI यंग स्कॉलरशिप स्कीम बोल के स्पेसिफिकली अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए करवाती है। उसमें कोई भी कॉलेज का अप्लाई कर सकता है स्टूडेंट? कोई भी कॉलेज, कोई भी स्ट्रीम, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो या आर्ट्स हो, कोई भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है। उसका एक एंट्रेंस रिटन टेस्ट होता है, वो भी RBI के ऊपर होता है। कोई बाहर की नॉलेज नहीं चाहिए, ओनली आपको RBI के बारे में नॉलेज चाहिए। उस रिटन टेस्ट के बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के बाद आपको 2 मंथ का प्रोजेक्ट मिलता है। वो प्रोजेक्ट आपके जो स्टडी एरिया है, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, उसके बेसिस पे आपको मिलता है। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट करते रहने से आपके जो प्रैक्टिकल जो आपने अपने कोर्स स्पेसिफिक से जो सीखा है वो अप्लाई करना भी सीख जाते हो, और आपके एक CV पॉइंट भी ऐड हो जाता है। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू इंगेज इन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। इसके अलावा बहुत सारे आपके NGOs हैं, उसके साथ आप काम करते रहिए। कॉलेज में भी बहुत सारे क्लब्स होते हैं, उनके साथ जुड़िए और बहुत कुछ सीख सकते हैं आप उससे। तो आइए दोस्तों, अब राहुल को ले चलते हैं हम सेकंड ईयर बीकॉम में। तो राहुल, सेकंड ईयर में आके अगर मेरा मन होता है कि मैंने बीकॉम करा, अब मैं अपना ग्रेजुएशन के बाद मैं अपना फील्ड चेंज करना चाहता हूँ, मैं बाकी जो फील्ड्स हैं उनमें देखना चाहता हूँ कि कैसा रहेगा, उनमें एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, उस बारे में आप कुछ बताएंगे?
हाँ, बहुत लोगों में होता है कि 10th के बाद +2 में दोस्तों ने कॉमर्स ली, मैं भी कॉमर्स ले लेता हूँ, दोस्तों ने साइंस ली, मैं भी साइंस ले लेता हूँ, ऐसा होता है। फिर बाद में उनको अंडरग्रेड में आगे थोड़ा रियलाइज़ होता है कि कॉमर्स के लिए वो नहीं बने हैं, वो कुछ और करना चाहते हैं जो कॉमर्स उनको प्रोवाइड नहीं कर रहा। बहुत चीज़ होती है, जैसे लोगों को लॉ में इंटरेस्ट होता है तो वो लॉ के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। इंडिया में बहुत सारी नेशनल टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और लॉ में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है इंडिया में, उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है क्लैट, जो हर साल अप्रैल मई में कंडक्ट होता है। उसको आप अप्लाई कर सकते हैं और टेस्ट दे के लॉ के लिए जा सकते हैं। बिसाइड्स नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं स्टेट्स में, सेंट्रल में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, फैकल्टी ऑफ लॉ है इन दिल्ली में। उसके अलावा गुजरात में भी नीमा यूनिवर्सिटी है जहाँ पर लॉ की स्पेशलाइज्ड कोर्स करवाया जाता है, तो उसके लिए आप अप्लाई करके लॉ कर सकते हैं। उसके अलावा जो मैंने देखा है, मोस्टली लोग अपने बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको जॉब नहीं करनी, उन्हें बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए ग्रेजुएशन में आपको कोई मैनेजरल स्किल इतनी डेवलप नहीं होती है, उसके लिए लोग MBA करते हैं। MBA में आपको एक मैनेजरल स्किल, एक बिज़नेस स्टार्ट करने का तरीका, उसका क्या वैल्यू है, क्या उसके तरीके हैं, रूल्स, बेसिकली रूल्स ऑफ बिज़नेस आप वहाँ से सीख सकते हैं। MBA के लिए हर एक डिफरेंट कॉलेजेस के डिफरेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। फॉर एग्जांपल IIMs के लिए और कुछ कॉलेजेस के लिए CAT एंट्रेंस एग्ज़ाम है। आपके CAT के स्कोर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। उसके अलावा कुछ कॉलेज है जो उनका अपना स्पेसिफिक एंट्रेंस टेस्ट होता है, जैसे सिम्बॉयसिस का अपना एंट्रेंस टेस्ट है स्नैप, आप उसको दे सकते हैं। नार्सी मोंजी है, उनका अपना NMAT दे सकते हैं। सो सबका अलग अलग अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इवन अपने गुजरात स्टेट में देख लीजिए, बहुत कॉलेजेस का है, अपना एंट्रेंस टेस्ट दीजिए, आप MBA कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा कोर्स है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है इसमें। उसके अलावा किसी को एक्चुअल साइंस है जिसको मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है। एक्चुअल साइंस भी एक लेवल टेस्ट है, डिफरेंट लेवल्स होते हैं, आप लेवल करिए और आपका जॉब रोल है वो इंक्रीज़ होता रहेगा। ये एक्चुअल साइंस बेसिकली उन लोगों के लिए जो इंश्योरेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं, जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह फ्रेम होती है वो एक्चुअल साइंस वाले क्रिएट करते हैं, तो उनके लिए एक्चुअल साइंस बेस्ट कोर्स है। देन बिसाइड दैट कुछ स्टूडेंट्स को जाना है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब्स करनी है, गवर्नमेंट में जाना है मुझे, तो IAS के भी या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के बाद ऐसे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है जो आप डाइवर्स एक्टिविटीज़ में जा सकते हैं। जैसे कि आप बैंक्स का एग्ज़ाम होता है IBPS, हाँ। उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। IBPS है, तो आपको अगर जॉब करनी है ग्रेजुएशन के बाद तो IBPS है। इवन डिफरेंट बैंक्स है, उनका पर्सनल एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके बेस पे भी आपको आपके हिसाब से एक रोल मिल जाता है। तो आपका ये कहना है कि अगर मुझे ग्रेजुएशन के बाद जो करना है उसकी तैयारी मैं सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर से शुरू कर दूँ? फर्स्ट ईयर में आप बेसिकली आपको इतना इन्फॉर्मेशन पता नहीं होता, तो फर्स्ट ईयर में आप इन्फॉर्मेशन गैदर करिए, आप अपनी स्ट्रेंथ को एनालाइज़ कीजिए, वीकनेस को एनालाइज़ करिए, उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको कहाँ जाना है। सेकेंड ईयर में आप एकदम पूरा फाइनली डिसाइड करिए मुझे क्या करना है और उसकी तैयारी चालू कर दीजिए, बिकॉज ये सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर बहुत क्रूशियल है आपके नेक्स्ट लाइफ के लिए, फ्यूचर लाइफ के लिए बहुत क्रूशियल है। सेकेंड ईयर में आप डिसाइड करिए क्या करना है, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए और फाइनल ईयर में उसकी इम्प्लीमेंट करिए, उसको क्या क्या करना है आपको। तो ये सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर बहुत क्रूशियल है, तो बहुत सोच समझ के डिसाइड करिए। चलिए अब राहुल को ले चलते हैं हम फाइनल ईयर BCom में। तो राहुल, जब आप फाइनल ईयर BCom में थे तो आपने बताया कि आपकी जॉब भी लगी थी, हाँ। तो उस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? आपका प्लेसमेंट कैसे हुआ था, आपने कैसे जॉब सर्च की थी, आपका क्या रोल था कंपनी में? हाँ, मेरा जॉब KPMG में लगा था एज एन ऑडिट एनालिस्ट। मेरा जॉब कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू हुआ था। कैंपस प्लेसमेंट में ये होता है कि बहुत सारी कंपनीज हमारे कैंपस में फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने आती है। डिफरेंट रोल्स होते हैं, डाइवर्स रोल्स होते हैं, जैसे कि ऑडिट एनालिस्ट था मेरा, कोई मार्केट्स के लिए आता है, मार्केट्स पे स्पेशलिस्ट रोल, कोई मार्केटिंग के लिए आता है, कोई कंसल्टिंग रोल के लिए आता है। तो डिफरेंट कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट एरियाज़ है जहाँ वो जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप कॉमर्स से बंदे हो तो अकाउंटिंग ही आपकी एक लाइन है, नहीं, आप कंसल्टिंग जा सकते हो, आप मार्केटिंग जा सकते हो। डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ और डिफरेंट कंपनीज आपको लेने आती है। तो मेरा इसी के थ्रू KPMG में हुआ। इसमें सबसे पहले एक प्रोसीजर फॉलो होता है, आपको कंपनी में इंटरेस्ट है तो आप अप्लाई करिए उस कंपनी में। देन उस कंपनी का रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट बेसिकली आपका एकदम नॉलेज स्पेसिफिक होता है, आपने जो पढ़ा है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो आपने नॉलेज गेन की है उसके ऊपर आपकी टेस्ट होता है। देन अगर आप ये रिटन टेस्ट क्लियर करते हो आपके ये होता है इंटरव्यू के 2 राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड
आपके नॉलेज के बेस पे होता है, आपने जो भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो पढ़ा है उसके बारे में। दूसरा राउंड होता है HR इंटरव्यू। HR इंटरव्यू में आपको आपके पर्सनालिटी के बारे में, आपकी क्या सोच है, आपके क्या ओपिनियंस है इन्वायरमेंट के बारे में, उससे सोच होती है। इवन आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको पता है कि नहीं, ये पर्सनालिटी टेस्ट होता है। इसके लिए आपको खुद प्रिपरेशन करनी होगी, आपको अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा, आपके क्या सोच है सारा। इवन आपके पढ़ाई के अलावा आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया, इवन इन द वर्ल्ड में आप क्या हो रहा है। और इसके अलावा आपकी जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, जहाँ आप पढ़ रहे हैं और जहाँ आप जाना चाहते हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मस्ट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए और आपकी कुछ ओपिनियन होनी चाहिए। इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। गूगल है, गूगल से आप बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। इवन बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, उनसे आपको बहुत एक डिफरेंट सोचिंग थिंकिंग प्रोसीजर चेंज हो जाएगा। तो ये आप करते रहिए, इससे आपको HR इंटरव्यू में बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके अलावा आप डिफरेंट न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं, रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालिए, दैट विल हेल्पफुल इन योर HR इंटरव्यू। सर राहुल, मेरे कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है, तो मुझे भी अगर इन बिग कंपनीज़ में जाना है तो मैं कैसे जाऊँ और क्या मोड होगा मेरे जाने का? क्या मैं जा सकता हूँ इन बिग कंपनीज़ में और कैसे? हाँ, टॉप मोस्ट कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट का प्रोसीजर है, उनका प्रोसीजर ऑर्गेनाइज प्रोसीजर है। बट स्मॉल कॉलेजेस में या इवन जो अभी रिकग्नाइज नहीं है, उनमें ऐसा नहीं है कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी उन कंपनीज़ में जाने के लिए। अगर आपने नॉलेज गेन की है, चाहे कहीं से भी की हो, आपने ग्रेजुएशन अच्छी तरीके से किया है, आपका स्कोर अच्छा है, आपकी नॉलेज अच्छी है, देन जब भी जिस कंपनी में आप जाना चाहते हैं, अगर वहाँ वैकेंट सीट अवेलेबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपना CV उस कंपनी के वेबसाइट में जाके अपलोड कर सकते हैं, और अगर कंपनी को लगेगा कि आप उस वैकेंट सीट के एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो वो आपको कॉल कर लेगी इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन हो सकता है। ऐसे नहीं है, कंपनी रिक्रूट हमेशा कैंपस प्लेसमेंट्स के थ्रू ही करता है, इवन ऑफलाइन प्लेसमेंट भी होता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आप कैंपस पे ही डिपेंडेंट रहे, आप ऑफलाइन पे भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। आइए वो आपको ले चलते हैं कमलेश के पास। धन्यवाद हर्ष, धन्यवाद राहुल। तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि BCom स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती हैं राहुल के मुंह से। हम अपने दूसरे मित्र अर्पित से बात करेंगे, जो कि हमें बताएंगे कि BA में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। तो अर्पित, क्या आप अपने बारे में बता सकते हैं कि आपका करियर डेवलपमेंट किस किस तरीके से हुआ है? तो कमलेश, टेंथ में जैसे यूजुअली लोगों के साथ होता है, मैं भी अपने करियर चॉइस के वजह से इसके बारे में काफ़ी कंफ्यूज था। साइंस, इंजीनियरिंग या इकोनॉमिक्स, दोनों में ही मुझे इंटरेस्ट था। तो मैंने 11th में साइंस के साथ साथ इकोनॉमिक्स के लिए ऑप्ट किया, और ऑप्शन अवेलेबल था CBSE बोर्ड में, तो मैं 12th तक दोनों ऑप्शन लिया। 12th के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे इकोनॉमिक्स आगे परसू करना है। उसके बाद मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लिया, और 3 साल मैंने इकोनॉमिक्स परसू किया। उसके बाद मैंने 2 साल एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ जॉब किया, जहाँ मेरा ऑपरेशनल रोल था मेनली। एंड आफ्टर दैट मैं MBA करने के लिए यहाँ आ गया। तो वही छोटे में मेरा करियर रहा है अब तक। तो काफ़ी अच्छा करियर आपका अभी तक चला है। तो मैं जानना चाहूँगा पीछे आपके 3 साल BA की पढ़ाई में, तो उस समय जब आप BA की पढ़ाई कर रहे थे तो आपने करियर अपॉर्चुनिटीज़ देखी, तो कौन कौन से ऑप्शंस आपने देखे थे उस टाइम पे? तो फर्स्ट ईयर में जब आते हैं आप, तो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं एक BA स्टूडेंट्स के पास। लॉ होता है, जर्नलिज्म होता है, फिर आप हायर स्टडीज़ करने जा सकते हैं, MS करने जा सकते हैं, इंडिया में भी होता है, बाहर भी आप जा सकते हैं। और आप अपना फैमिली बिजनेस तो आप शुरू कर सकते हैं, टीचिंग सेक्टर में आप जा सकते हैं, और अलग अलग जो भी आप डिसाइड करेंगे उसके लिए अलग अलग तरह की प्रिपरेशंस होती हैं जो आपको आगे परसू करनी रहती है। तो मेरा पर्सनल एग्जांपल अगर मैं दूँ, तो मतलब 3rd ईयर में पहुंचने के बाद मैं एक डिलेमा में था कि मुझे हायर स्टडीज़ करनी है इकोनॉमिक्स में या जॉब लेना है। तो मैंने ढूंढना शुरू किया कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे मेरे पास हायर स्टडीज़ के लिए, और मेरे को इकोनॉमिक्स में किसी एक स्पेसिफिक एरिया में मास्टर्स करना था, जो कि इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है। इंडिया में काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट्स, JNU,
IGIDR, Symbiosis, जो जिनमें दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिनमें काफ़ी अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं इकोनॉमिक्स के लिए, पर वो काफ़ी जनरलाइज्ड हैं। मुझे स्पेसिफिकली माइक्रो या मैक्रो इकोनॉमिक्स में आगे परसू करना था, तो फिर मैं US और UK के स्कूल्स देखने लगा। वहाँ पे भी काफ़ी स्कूल्स हैं, बट फिर प्रॉब्लम फंडिंग का होता है, क्योंकि UK में और US में पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट आपको चाहिए होता है। जो पैसा उस टाइम पे मेरे पास, जो फंड्स उस टाइम पे मेरे पास नहीं थे। हालांकि स्कॉलरशिप मिलती है, बट काफ़ी लिमिटेड होती है। तो UK में कम से कम 20 से 25 लाख आपको एक साल या 15 महीने की कोर्स के लिए चाहिए होता है, और US में उससे ज़्यादा लगता है। तो उस टाइम पे फिर मैंने MS एक्सप्लोर किया था एक फील्ड, पर मुझे कहीं लगा कि इंडिया में जो कोर्सेज ऑफर्ड है उसमें मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगा। तो मैंने सोचा कि 2 साल जॉब किया जाए और एक्सपीरियंस लिया जाए, और उसके बाद किसी डिसीजन पे आप पहुंचा जा सकता है। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने इंडिया से बाहर कुछ कोर्सेज करने का सोचा था। तो क्या आप ये बताएंगे कि जो ये इंडिया से बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ होती है, वो उसके बारे में आपको कैसे पता चला? तो इंडिया से बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ कॉलेज आने के बाद मुझे पता लगना शुरू हुई। मेनली प्रोफेसर्स, हमारे लेक्चरर्स से बात होती थी, फिर उन लोगों से काफ़ी जानकारी मिलती थी। दूसरा था कि जो दोस्त थे वो लोग भी काफ़ी खोजबीन कर रहे थे कि कहाँ क्या अपॉर्चुनिटी है, कैसी है, तो आपस में बात करके भी काफ़ी कुछ पता लगा। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स था इंटरनेट, जिसमें मैंने ढूंढना शुरू किया, सर्च किया यूनिवर्सिटीज़। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की अपनी अपनी वेबसाइट्स होती है, और कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी होती है जिनमें सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डेटाबेसेस होते हैं। तो आप एक्सेस कीजिए, आप देखिए कोर्सेज़ क्या क्या ऑफर्ड होता है, किस किस टाइम पे ऑफर्ड होता है, और उस कोर्स का डिस्क्रिप्शन क्या होता है। तो इंटरनेट मतलब लेक्चरर्स के थ्रू आपको एक फीडबैक मिल सकता है कि प्रैक्टिकली कोर्स कितना वायबल है या कैसा रहेगा। बट इंटरनेट के थ्रू आपको फैक्चुअल डेटा बहुत अच्छा मिल सकता है कि कोर्स में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो आई थिंक ये सोर्सेज से मुझे काफ़ी हेल्प मिली जानने में कि बाहर में क्या क्या अवेलेबल है। इसके अलावा काफ़ी सारे सेंटर्स भी हैं जो यूनिवर्सिटीज़ ने खोल रखे हैं इंडिया में भी नॉलेज के लिए। इवन ब्रिटिश काउंसिल में जाके मुझे UK के बारे में स्पेसिफिकली काफ़ी कुछ पता लगा कि कौन कौन से स्कूल्स हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है, आपने बोला कि फंडिंग की प्रॉब्लम होती है और स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना होता है। तो क्या आप ये बताएंगे कि स्कॉलरशिप्स के बारे में कैसे पता किया जा सकता है और उनके लिए क्या क्राइटेरिया होता है? जी, तो स्कॉलरशिप्स इंडिया से बाहर जाने के लिए अगर आप जानना चाहें तो काफ़ी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्लस अलग अलग कंट्रीज़ की गवर्नमेंट होती है, वो स्कॉलरशिप्स देती हैं। उसके बाद कॉर्पोरेट सेक्टर स्कॉलरशिप्स भी है आपके पास कुछ। तो जैसे टाटा का स्कॉलरशिप होता है, बिरला का स्कॉलरशिप होता है, फिर जर्मनी में आपका डार्ट करके एक स्कॉलरशिप होता है, अलग अलग स्कॉलरशिप्स हैं। फिर और हालांकि सारा अमाउंट नहीं देती, कुछ स्कॉलरशिप 50% फंड करती है, कुछ 80%, कुछ पूरा अमाउंट। पर इसकी जानकारी आपको इंटरनेट के थ्रू ही मिल सकती है, जो कि प्राइम सोर्स है। तो आपको अलग अलग, जब आप कॉलेज की यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट विज़िट करेंगे तो वहाँ पे आपको जानकारी मिलती है कि कौन सी इस कोर्स के लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स आपके लिए अवेलेबल हो सकती है। उसके अलावा आप दूसरी अब स्कॉलरशिप्स की पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे जा सकते हैं और सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे, तो वो एक प्राइमरी मीडिया है। दूसरा होता है कि अगर आप लोगों को जानते हैं जो कोर्सेज़ ऐसे कर रहे हैं, तो मेरे कॉलेज में कुछ सीनियर्स थे जो इस तरह के कोर्सेज़ आगे परस्यू कर रहे थे, ऐसे लोगों को जानते हैं तो उनके थ्रू भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलता है। क्योंकि स्कॉलरशिप जेनरिक नहीं होती, एक ऐसा नहीं होता कि एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम हो या एक पर्टिकुलर टेस्ट है जिसको देके सारी स्कॉलरशिप को एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। स्कॉलरशिप काफ़ी डिसएग्रीगेटेड होती है, अलग अलग होती है। तो उसके लिए आपका जानना जरूरी है कि आप जो कोर्स करना चाहते हैं उस कोर्स के लिए कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, जो सबसे अच्छी तरीके से या तो इंटरनेट से या कोई और आपका मित्र या आपका सीनियर, कॉलेज सीनियर जो कोर्स कर रहा हो या जिसने कोर्स के बारे में जानकारी ली हो, उससे ये इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं। और आई थिंक वही बेस्ट सोर्स रहेगा आपके लिए। क्राइटेरिया के बारे में बात करना चाहें तो 3 क्राइटेरिया मेनली होता है। सबसे पहले होता है आपका एकेडमिक बैकग्राउंड।
तो एकेडमिक बैकग्राउंड में जनरली आपका पास्ट परफॉर्मेंसेस कैसी रही है और वो देखा जाता है। कुछ के लिए कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट्स भी होते हैं, तो वो पहला सेक्शन रहता है। दूसरा फोकस रहता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपका कॉलेज में जो एक्टिविटीज़ होती है वो तो जो कॉलेज ऑर्गेनाइज करता है या स्कूल ऑर्गेनाइज करता है वो एक पार्ट होता है। दूसरा कि जो आप इनिशिएटिव लेके ऑर्गेनाइज की जाती है, जैसे कॉलेज के फेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं, अलग अलग एनजीओ के साथ आप वॉलंटियर करते हैं और वो सब चीज़ें, तो वो आपको एक अलग एक्सपीरियंस देती है और वो स्कॉलरशिप में स्कॉलरशिप के लिए जो आप एसेज वगैरह लिखते हैं उसमें काफ़ी काम आता है। तीसरा क्राइटेरिया जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगा है स्कॉलरशिप के लिए वो है कि आप फ्यूचर में आपको वो स्कॉलरशिप कैसे हेल्प करेगा वो कोर्स, और या रादर आई से कि वो कोर्स आपको कैसे हेल्प करेगा ये आप एक्सप्लेन करते हैं। तो उनका आइडिया ये रहता है जानने का कि आप ये कोर्स खाली कोर्स के लिए नहीं कर रहे हैं, पर आपका कोई लॉन्ग टर्म प्लान है करियर में, और ये कोर्स आपको एक सीडी की तरह है कि जो आपको उस करियर को अचीव करने में हेल्प करेगा। तो जनरली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस करके कह के हम लोग कहते हैं एक ऐसे लिखना होता है जिसमें आप ये तीनों चारों चीज़ें बताते हैं डिटेल में हर एक स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइजेशन को, और उसके बेसिस पे वो आपको इवैल्यूएट करती हैं एंड अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेट करते हैं तो दे गिव यू द स्कॉलरशिप्स। अच्छा, तो अभी आपको पास आउट हुए 2 साल हो चुके हैं अपने कॉलेज से, और आपके बैचमेट्स आपके बीए के दौरान काफ़ी करियर अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे होंगे, तो क्या आप बता सकते हैं कि जो आपके बैचमेट्स थे वो कौन कौन से फील्ड्स परस्यू कर रहे थे और अभी कहाँ कहाँ पे हैं? तो जैसा मैंने बताया आपको कि हम लोग सब अलग अलग चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, हमें ज़्यादा पता नहीं था उस समय, तो काफ़ी डाइवर्स जगह गए हैं कुछ दोस्त। तो जैसे जर्नलिज़म मैंने बताया, एक दोस्त मेरा जर्नलिज़म में इंटरेस्टेड था तो वो जर्नलिज़म परस्यू करने गया। कुछ फ्रेंड्स मेरे लॉ में इंटरेस्टेड थे, तो इकोनॉमिक्स के साथ आप जब लॉ की डिग्री लेते हैं तो आपका कॉर्पोरेट लॉ में आपको अच्छा स्कोप ऑफर होता है, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। फिर कुछ फ्रेंड्स थे जो फैमिली बिजनेस परस्यू करने गए थे एंड 2-3 साल का एक्सपीरियंस ले रहे हैं फैमिली बिजनेस में, ताकि आगे डिसाइड करें कि उन्हें उसको एक्सपैंड करना है, ऑल्टरनेट करियर ढूंढना है। कुछ लोग टीचिंग के लिए गए हैं, हायर स्टडीज़ के लिए गए हैं, PhDs के लिए गए हैं। फिर जैसा कि राहुल ने भी बताया, एक्चुरियल साइंस भी एक इमर्जिंग फील्ड है अभी, तो उसके लिए भी जिनका क्वांटिटेटिव जिनका क्वांट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था वो एक्चुरियल साइंसेस के लिए भी गए हैं। बट कुछ इंटरेस्टिंग लोग थे जो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते थे सिंस कॉलेज, और वो लोग ने कुछ दोस्तों ने कॉलेज में ही शुरू कर दिया था और कुछ लोग कॉलेज के बाद जाके शुरू किए, बट उन्होंने एक अलग पाथ चूज़ किया अपने लिए और वो अपना बिजनेस शुरू करा एंड दे आर परसुइंग इट राइट नाउ। सो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लोगों ने डिसाइड किया कि उन्हें ये करना है और फिर उसके बाद वो उसको परस्यू करने के लिए गए। और इस करियर की दौड़ में जैसे हमें हर करियर के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो उससे रिलेटेड जो तैयारी होती है वो आप लोगों ने किस तरीके से की? ज़रूर। तो पहली बात कि सबसे पहले अलग अलग एंट्रेंस अलग अलग फील्ड्स के लिए बहुत डिफरेंट एंट्रेंसेस होते हैं, और कुछ में एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, कुछ में सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ आपकी टेस्ट की जाती है, कुछ में कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट की जाती है, कुछ में करियर गोल्स देखे जाते हैं। तो वो प्रिपरेशन अलग अलग होता है, बट उससे पहला स्टेप होता है कि आप किस में इंटरेस्टेड हैं, किस करियर में इंटरेस्टेड है, वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है। अगर सब उसके बाद सेकंड स्टेप होता है, जैसे आपने पूछा था इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन आप गैदर करते हैं कि क्या क्या स्किल्स बहुत ज़रूरी है उसमें के लिए, और वो स्किल्स आप डेवलप करना के लिए आगे बढ़ते हैं। एंड देन थर्ड कम्स द एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो लॉ के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जाते हैं, MBA के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। तो 2-3 अप्रोचेस अगर आप फॉलो करें तो काफ़ी हेल्प मिलती है। सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए ग्रुप स्टडी करना, क्योंकि आपकी हर बंदे की अलग वीकनेसेस होती है, तो आप हो सकता है
किसी पर्टिकुलर एरिया में आप बहुत स्ट्रांग हैं, बट कोई एरिया ऐसा होगा जिसमें आप वीक हैं और उसमें आपको सपोर्ट चाहिए। तो जब आप 4 लोग मिलते हैं तो एक सिनर्जी जनरेट होती है कि किसी का कोई एरिया स्ट्रांग होता है, किसी का कोई एरिया स्ट्रांग होता है, नए तरीके सीखने को मिलते हैं क्वेश्चंस के, और इस तरीके से। सिमिलरली कम्युनिकेशन स्किल बेस्ड टेस्ट होते हैं जिनमें इंटरव्यूज़ वगैरह लिए जाते हैं, तो उसके लिए भी आप ग्रुप स्टडी करें तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अगर आपको लगता है कि आप किसी एरिया में आपको सपोर्ट चाहिए, बहुत वीक है आप और आप ये नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कोचिंग भी ले सकते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। तो हाँ, तो कोचिंग की बात करते ही फिर एक ख्याल ये आता है कि जैसे स्टूडेंट्स बहुत अलग अलग जगहों पे रहते हैं, कहीं पे कोचिंग की फैसिलिटी नहीं होती है। जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कोचिंग ज़रूरी होती है? मैं ये कहूँगा कि कोचिंग बिल्कुल ज़रूरी नहीं होती है। कोचिंग, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कोचिंग हेल्प करता है रेगुलरिटी लाने में, कोचिंग हेल्प करता है आपको कोई सब्जेक्ट वीक है तो आपको उसको सपोर्ट करने में, बट आपका कमिटमेंट अगर स्ट्रांग है तो आपको रेगुलरिटी लाने के लिए कोचिंग की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद ही वो रेगुलरिटी ला सकते हैं। रिगार्डिंग आपका वीकनेसेस को ओवरकम करने के लिए तो आप ग्रुप्स बनाइए, आपके दोस्त होंगे। कॉलेज तो सबसे अच्छी जगह होता है जहाँ लाइक माइंडेड पीपल आपको आसानी से मिल जाते हैं, कुछ ना कुछ 3 या 4 लोग आपको आराम से मिलेंगे जो आप ही के एरिया में इंटरेस्टेड होंगे, उनके साथ ग्रुप बनाइए, साथ में पढ़ाई कीजिए। तो जो आप ग्रुप में पढ़ाई करेंगे वो आपको अपनी वीकनेस ओवरकम करने के लिए मतलब कॉम्पेंसेट करेगा, आपको हेल्प करेगा कि आप अपनी वीकनेस ओवरकम कर पाएँ और उस एरिया को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। तो यही है, तो मैं कहूँगा कि आप कोचिंग ले सकते हैं तो ठीक है, बट अगर नहीं ले सकते तो मैं नहीं मानता कि बहुत ज़रूरी है कोचिंग। और जैसे कि अभी राहुल ने भी बताया था कि इंटर्नशिप के बारे में, तो ज़्यादा बीए कॉलेजेस में अगर हम देखें पूरे इंडिया में तो इंटर्नशिप प्रोग्राम कुछ स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सहमत हूँ आपके पॉइंट से कि इंटर्नशिप प्रोग्राम अभी स्ट्रक्चर्ड नहीं है कॉलेजेस में, कंपनीज भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती हैं, प्लस स्टूडेंट्स का भी स्किल इतना स्ट्रांग नहीं होता है आफ्टर फर्स्ट और सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज कि आप कुछ इफेक्टिव वैल्यू ऐड किए जाए। बट मुझे ये लगता है कि इंटर्नशिप एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है आपके कॉलेज एजुकेशन की, और वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको जो आपको बताता है कि जो आपको एक्चुअली एक्सपीरियंस करने देता है, आई वुड से कि आपका फ्यूचर में जो आप ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है। तो आप हो सकता है पढ़ के जानकारी लेके अपने एक्सपीरियंस से, अपनी स्ट्रेंथ से आइडेंटिफाई कर ले कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और ये मुझे इंटरेस्ट है इस करियर में। बट इंटर्नशिप करने से आपको पता लगता है कि वाकई में क्या स्किल्स चाहिए होती है वहाँ पे, क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, काम क्या होता है वहाँ पे, और क्या आपको डेवलप करना है ताकि आप वहाँ तक पहुँच पाएँ। तो एक ओवरऑल एक्सपीरियंस मिलता है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि अभी कॉलेजेस में इंटर्नशिप लेना मुश्किल है, बट मैं ये कहूँगा कि आप अपनी साइड से इनिशिएटिव लीजिए, कंपनीज़ को अप्रोच कीजिए, डोर टू डोर भी जा सकते हैं आप, कंपनीज़ को अप्रोच कीजिए, अनपेड इंटर्नशिप्स लीजिए, क्योंकि अभी कॉलेज में आपके लिए जो क्या वैल्यूएबल है कि वो एक्सपीरियंस। सो आप अनपेड इंटर्नशिप्स भी ले सकते हैं विद द कंपनीज। अगर वो नहीं हो पाता है तो सोशल इंटर्नशिप्स लीजिए, नरेगा के साथ सोशल ऑडिट प्रोग्राम्स हैं आपके, फिर बहुत सारी एनजीओज ऑपरेट करती है जो सोशल इंटर्नशिप्स देती है, क्राय है, जोश है, यूथ टास्क फोर्स है। आपके लोकल एरिया में आप फाइंड आउट कीजिए एनजीओज को और उनके साथ इंटर्नशिप कीजिए, वो आपके लिए एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि एक तरफ कॉर्पोरेट इंटर्नशिप आपको कॉर्पोरेट सेक्टर का एक्सपीरियंस दे देती है, बट सोशल सेक्टर का एक्सपीरियंस आपको सोशल इंटर्नशिप से ही मिलता है, तो आपको एक बेटर चॉइस फॉर्म करने में हेल्प करता है। दूसरा, अगर आपने चॉइस फॉर्म कर ली है तो आपको उसके बारे में श्योरिटली पता कर सकते हैं आप कि वाकई में क्या होने वाला है और क्या मेरा एक्सपीरियंसेस रहेंगे फ्यूचर में, तो उसका एक ग्लिम्स मिल जाता है आपको इंटर्नशिप के थ्रू। तो मैं कहूँगा काफ़ी ज़रूरी है इंटर्नशिप, और प्रोएक्टिवली आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए टू गो फॉर एन इंटर्नशिप, क्योंकि कॉलेज के दौरान 2 साल आपके पास टाइम होता है समर वेकेशंस में, जिसको आप इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ होने के बाद अभी आप MBA के छात्र हैं, तो आपने MBA करने का डिसीजन कैसे लिया? MBA तो 2 साल में जॉब में था, मैं आपको बताया था कि मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा रहा है जब मैं क्लियर नहीं था, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, कभी लगता था बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, कभी लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। तो
मैं खुद भी क्लियर नहीं था, थोड़ा थोड़ा सोच रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था। फिर मैं जॉब में गया, 2 साल वहाँ काम करके मुझे रियलाइज़ हुआ कि सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ है मेरे पास, बट एक कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग रोल्स होते हैं, HR, फाइनेंस, ऑपरेशंस, जिनकी जानकारी नहीं थी मेरे पास। तो MBA प्लस मैनेजमेंट आपका एजुकेशन आपको फ्यूचर के लिए भी ज़रूरी होता है जब आप मैनेजरियल रोल्स में जाएं। तो मैंने रियलाइज़ किया कि MBA एक कोर्स है जो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे ऑफ़र कर सकता है, ये सारी नॉलेज मुझे दे सकता है। दूसरा कि कहीं मेरे दिमाग में ये भी है कि आगे चल के शायद मैं अपना बिज़नेस शुरू करना चाहूँ। उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है मुझे जानना कि मैं बिज़नेस आइडिया ला सकता हूँ, मैं सेटअप जनरेट कर सकता हूँ, पर बिज़नेस डेवलप कैसे किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिसेस क्या होती है, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इस सब के बारे में MBA काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और एज ए कोर्स काफ़ी लर्निंग होती है। तो इसीलिए शायद मैं MBA करने आ गया यहाँ पे। हाँ, तो जैसे अभी आपने अपनी रुचि बताई कि आप आगे जाके बिजनेस करना चाहते हैं MBA के बाद में, तो यही से जुड़ा हुआ मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या BA के बाद एक स्टूडेंट वो भी फैमिली बिजनेस या कोई डिफरेंट बिजनेस शुरू कर सकता है क्या? जी बिल्कुल, बिज़नेस शुरू करने का कोई टाइम नहीं होता। जब आपको लगता है कि आपके पास वो कमिटमेंट है, जब आपको लगता है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं और आइडिया है, आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। BA के बाद शुरू कर सकते हैं, कॉलेज के ड्यूरिंग शुरू कर सकते हैं, MBA के बाद शुरू कर सकते हैं, जब भी आपको लगता है कि बट कमिटमेंट इज़ द थिंग। क्योंकि बिज़नेस अगर आप ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं, फैमिली बिज़नेस होना एक अलग मैटर है, बट अगर आप बिज़नेस ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं तो इनिशियल फेज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है और बहुत ज़्यादा कमिटमेंट चाहिए होता है। तो मैं कहूँगा कि कॉलेज में तो आप पार्टनर्स ढूंढिए, लोगों के साथ आइडियाज़ डिस्कस कीजिए और आप स्टार्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने कॉलेज के दौरान ही टेक्नोलॉजी में और एजुकेशन में कुछ फर्म्स, छोटे छोटे बिजनेसेस शुरू किए और बाय द टाइम दे फिनिश द कॉलेज वो बिज़नेस थोड़े डेवलप हो गए और वो फुल स्केल उसी बिज़नेस में चले गए। तो वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने देखी। कुछ लोग थे जिनके फैमिली बिजनेस थे, तो मेरा एक दोस्त था जिसका होटल्स का बिज़नेस था, तो वो कॉलेज के बाद अपने बिज़नेस में चले गया, 3 साल उसने काम किया और अब वो मैनेजमेंट परसू कर रहा है होटल मैनेजमेंट में, ताकि वो अपना बिज़नेस एक्सपैंड कर सके। तो मैं कहूँगा कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोई टाइम नहीं होता। जब आपको लगे आपके पास कमिटमेंट है, आपका मन है, तो आप शुरू कीजिए। और अब मेरा अगला सवाल है कि आपने BA किया, फिर उसके बाद 2 साल आपने जॉब भी की और अभी आप दोबारा एकेडमिक्स में आ गए। तो इस दौरान जॉब के दौरान आपको पता चला होगा कि जो कंपनीज़ है वो स्टूडेंट्स से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखती है, तो उन एक्सपेक्टेशंस के बारे में कुछ बताइए। तो हाँ, ये आपने बहुत सही सवाल पूछा है। तो कहीं पे ये कमी मुझे भी लगी थी जब मैं कंपनी में गया था कि मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं था। पर मेरे हिसाब से जो मैंने 2 साल में एक्सपीरियंस किया है, 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एक कंपनी देखती है या जो आपको डेवलप करना चाहिए वाइल ड्यूरिंग कॉलेज, ताकि आप कंपनी में जाके एक अच्छे लेवल पे डिलीवर कर सके अपनी सर्विसेज। तो वो 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर आपका क्लियर होना चाहिए। आप जो जिस कोर्स के लिए एनरोल हुए हैं, BA इकोनॉमिक्स, BA लिटरेचर, एनीथिंग, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि स्टडीज़ के साथ आपको मिल जाएगा। दूसरा होता है कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोसेसेस, बहुत सारे ग्रुप प्रोसेसेस होते हैं। एक टीम को एक साथ काम करना होता है और ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उस टीम में एक दूसरे की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को समझ के और सिनर्जीज रियलाइज़ करके एक अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएँ। तो उसके लिए आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। कॉलेज में आप ग्रुप बनाइए और ग्रुप डिस्कशंस कीजिए, ग्रुप टास्क कीजिए, 25-30 लोगों का ग्रुप बनाइए, फिर आप और GDs ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ अनदर फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में। तो उसके लिए भी जब आप ग्रुप्स बनाएं तो उसमें आप प्रेजेंटेशंस ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। तो एक बड़ा ग्रुप ले लिया आपने 25 लोगों का, फिर 3 लोग प्रेजेंटेशन बना रहे हैं हर हफ्ते, और ऐसा मैटर ले लिया जो रेलेवेंट है आपकी पढ़ाई से या आपकी न्यूज़पेपर्स या कोई इशू चल रहा है, पॉलिटिकल इशू, इकोनॉमिक इशू कंट्री में, उससे और उसके ऊपर एक ब्रीफ दे रहे हैं। तो वो 25 स्टूडेंट गेन कर रहे हैं, आप गेन कर रहे हैं, प्लस उनसे जो आपको फीडबैक मिलेगा आपकी बॉडी लैंग्वेज पे, आपकी बोलने की स्टाइल से, वो सब चीज़ें आपको हेल्प करेगी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में।
प्लस उसके बाद आप आज 25 लोगों के सामने बोल रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो आप कल को 50 लोगों के सामने बोलने में भी हिचकिचाएंगे नहीं। दूसरा, आप कांच के सामने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं और वो बात करने में थोड़ा फ़नी लगता है पर बहुत इफ़ेक्टिव होता है। पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। और जहाँ आपको पता चलता है कि आप कहाँ फंबल कर रहे हैं, कितनी बार फंबल करते हैं, आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको सुन सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें। प्लस चौथा चीज़ होता है करंट अफेयर्स के बारे में अपडेटेड रहना, और वो वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि किसी से भी आप डिस्कशन करें, कि किसी से भी आप बात करें, तो ये आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, एक जिससे आप डिस्कशन इनिशिएट कर सकते हैं और लोगों से जानकारी ले सकते हैं। तो वो केवल जॉब के लिए नहीं बट कि हर एरिया के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये 4 चीज़ें बेसिकली मैं कहूँगा कि सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आपका एक्सपर्टीज़, दूसरा आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स, तीसरा आपका करंट मैटर्स पे अपडेटेड रहना, और चौथा ग्रुप में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। धन्यवाद अर्पित। तो दोस्तों, आज हमारे मित्रों से राहुल और अर्पित से बात करके हमें यह पता चला कि अगर हम फोकस रहें, अलर्ट रहे और अपने सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें तो हम एक अच्छा करियर डेवलप कर सकते हैं। अब मैं अपने मित्रों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे दोस्तों को एक आखिरी मैसेज दें। तो कमलेश, जैसा आपने कहा आखिरी सेंटेंस में, मैं भी वही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप जानिए कि आप क्या करना चाहते हैं, ऑप्शंस ढूंढिए, जानिए क्या करना चाहते हैं। दूसरा स्टेप होगा इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए कि उस चीज़ के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और क्या क्या स्किल्स आपको चाहिए। फिर थर्ड स्टेप होगा कि आप उन स्किल्स को डेवलप करें, और चौथा होगा कि आप जाके उसको परसू करें। अगर आप स्टेप वाइज जाएंगे और आप कमिटेड रहेंगे तो अब तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, और इंटरनेट और कम्युनिकेशंस आज इतना डेवलप हो गया है, फ़ोन, ईमेल, काफ़ी एक्सेस पॉइंट्स मिल गए हैं आपको जिनको आप यूज़ करके इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, तो उन्हें गैदर कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, अपने पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, सो गो एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटीज़। तो दोस्तों, आज हमने आपको मिलाया अपने 2 अचीवर्स से। इन दोनों अचीवर्स में कुछ समानताएं हैं। इन दोनों को पता था जब ये BA या BCom कर रहे थे कि इन्होंने आगे जाके क्या करना है। इनके कुछ शॉर्ट टर्म और कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स थे। आप भी कल के अचीवर्स बन सकते हैं, बस ज़रूरत है आज कुछ करने की। बाय। Sandhan. All Gujarat Integrated Classroom. સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન.